नमस्कार दोस्तों, स्नेहलोक कथाओं एवं कविताओं के महासागर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कमला विमला निवास के 19वें अंक के साथ हम फिर से प्रस्तुत हैं। कहानी का शीर्षक डायरी। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। अंजू, ये अंजू, अंजू, ये अंजू, सुन न बहिन, हमरे के हमरा डायरी दे देना। नहीं दीदी, मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर आपने इसमें ऐसा क्या लिखा है। अरे कुछ नहीं, दे दो ना। नहीं नहीं, कुछ तो स्पेशल लिखा होगा होने वाले जीजा जी के लिए। आखिर मैं भी तो देखूं क्या महसूस करती हैं आप। जो महसूस कर ली है ना, उसका रंग इतना बेरंग है कि अभी तक कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ा। दीदी ऐसे क्यों बोल रही हैं आप? क्या हुआ? अब तो मुझे देखना पड़ेगा कि इसमें लिखा क्या है। अगर दिल में कुछ है तो उसे निकाल देना बेहतर होगा, क्योंकि अतीत के बोझ को कंधे पर लिए वर्तमान में चलना मुश्किल हो जाएगा। दीदी, आप अपने जीवन में एक नए राह पे कदम रखने वाली हैं। बताइए ना, वो क्या है जो आपने अपने हृदय में दबा के रखा है? अंजू, शायद तुम ठीक कहती हो। अपने हृदय के मलबे को शायद मुझे निकाल देना चाहिए। लाओ, मैं पढ़ती हूँ डायरी, बताती हूँ तुम्हें कि मैंने क्या लिखा है। ये वो घटना है जिसने मुझे डायरी लिखने पर मजबूर किया। माँ बाबा को कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि मैंने महसूस किया है जितना दर्द मुझे होता है उससे कई ज्यादा दर्द और घुटन उन्हें होती है। मगर माँ बाप है ना, बच्चों के आगे दिखाएंगे नहीं, बस चट्टान की तरह खड़े रहेंगे। अंदर चाहे जितना भी भूचाल क्यों ना आया हो, अपने बच्चों के लिए हार नहीं मानेंगे। तुम तो जानती हो अंजू, गांव की परंपरा, रीति रिवाज और समाज, उन सबके आंखों में पहले तो मेरा पढ़ना खटकता था। फिर जैसे जैसे समय बीतता गया, मेरी उम्र भी खटकने लगी। गांव के लोग फुसफुसाने लगे, मगर कभी भी माँ बाबा ने इस तरफ ध्यान न दिया। 12वीं जब पास की, तब पहली बार लड़के वाले मुझे देखने आए। माँ बाबा बहुत खुश थे। लड़का 12वीं पास करके अपना पुश्तैनी व्यापार चला रहा था। अच्छे घर से था। घर परिवार में किसी चीज की कोई कमी न थी। यह सुनकर मैं मन ही मन खूब इतरा भी रही थी। माँ बाबा से तारीफ सुनकर मैं तो अपने आप को उस घर की बहू के रूप में देखने लगी। जब से उनका रिश्ता आया था, मेरा कद घर में कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। घर वाले मुझ पर बहुत ज्यादा प्यार बरसा रहे थे। माँ तो मेरी शादी की बात करते करते आंखों को डबडबा लेती। पिताजी जब भी बाहर से कुछ लाते, सबसे पहले मुझे ही देते और कहते, खा लो। ससुराल में एक इशारे पे सब नौकर चाकर लाकर दे देंगे, फिर तुमको अपने बाबा की याद कहाँ आएगी? रानी बन के रहोगी, रानी। घर की ये सारी बातें मुझे 7वें आसमान पर ले जा रही थी। ऐसा लगता था कि अब मैं इस घर में चंद दिनों की मेहमान हूँ। देखते देखते वह दिन भी आ गया जब वो लोग मुझे देखने आए।
माँ की गुलाबी साड़ी, वो जरी वाली जिसे पहनकर मैं अपने आप को रानी समझ रही थी। माँ बार बार मेरी बलाएं ले रही थी और पिताजी मुझे देखकर अपनी आंखें डबडबा लिए। अपनी हैसियत से कई ज्यादा बढ़ चढ़कर बाबा ने उन लोगों का स्वागत किया। मेरे दिखाए जाने के पहले खूब हंसी, खूब ठिठोली चल रही थी, मगर मुझे देखते ही वातावरण बदल सा गया। मौके की नजाकत को देखते हुए बाबा ने सब कुछ सामान्य करने की चेष्टा की, पर कुछ सामान्य ना हो सका। मेरे द्वारा लाई हुई चाय की प्याली को किसी ने हाथ तक न लगाया। लड़के की मां ने साफ साफ कह दिया, लड़की काली है, हमें हमारे इकलौते लड़के के लिए गोरी लड़की चाहिए। खुद के लड़के का रंग काला होने की वजह से वो आने वाली पीढ़ियों का वर्ण सुवर्ण चाहती है, और ये कहकर उन्होंने ये रिश्ता ही नहीं, मेरे आत्मविश्वास को भी चकनाचूर कर दिया। मेरे सपनों को तोड़ा, माँ बाबा के सम्मान को ठेस पहुंचाई। उनके जाने के बाद 10-12 दिन तक कुछ भी सामान्य न रहा। माँ बाबा बिल्कुल चुपचाप से हो गए। ऐसा लगता था कि किसी ने उन्हें जोरदार तमाचा मारा है। मुझसे कुछ कहते तो नहीं, मगर मैं उनकी हर अनकही बात को समझती थी। बाबा की पूरे गांव में इज्जत है। मैंने हमेशा उनको आत्मविश्वास से भरा देखा है, पर पहली बार उस दिन मैंने उनकी नजरें नीची देखी थी, और उस दिन से मेरी दुनिया भी बदल गई। मैं काली हूं, और ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही ना था, और इस वजह से मेरी शादी टूट जाए, यह तो मेरी कल्पना से परे की बात थी। जिस घर को मैंने अपना मान लिया, कई सारे सपने सजा लिए, उन्होंने मुझे पराया करने में एक पल ना लगाया। मगर मुझे क्या पता था, यह तो सिर्फ शुरुआत थी। समय बीतता गया, मगर समाज की सोच में कोई परिवर्तन ना आया। अब तो लड़की देखने दिखाने का सिलसिला सा चल पड़ा था। वह जोश, वह उत्साह, वह उल्लास जो पहली बार देखने को मिला, वह कहीं धूमिल सा हो गया था। धीरे धीरे हम सभी ऊपर से कठोर बने जा रहे थे, मगर हम सब जानते थे जितनी दुख तकलीफ पहली बार हुई थी, उतनी ही हर बार होती है। मगर कोई भी अपने दर्द को, अपने अपमान को एक दूसरे से न बांटता था। शायद इसलिए ताकि सामने वाला कमजोर ना पड़े। और इसलिए मैंने डायरी लिखनी आरंभ की, ताकि अपने हृदय की व्यथा को डायरी का एक कोना दे सकूं। सारी व्यथा अब मुझसे नहीं संभाली जाती। और तब मैंने ये कविता लिखी। आज घर में फिर आए मेहमान, आज फिर दोहराया जाएगा मेरा अपमान। सज धज कर बनूंगी मैं एक दिखावट का सामान। नजरें फिर से झुकानी होंगी, आत्मसम्मान फिर से दबाना होगा। बेची जाऊंगी बाजार में फिर एक बार। बेइज्जती के घूंट को भी पीकर दिखावटी हंसी दिखाएंगे मेरे माँ बाप। जिस राजकुमारी को नाजों से पाला था, ममत्व के आंचल में सवारा था, आज उसी को खरीदने आए हैं खरीदार। खरीदी भी जाऊंगी बिन पैसे के, दहेज लेकर जाऊंगी अपरंपार। क्या कसूर है मेरा,
क्या कसूर है मेरा जो समाज की इन रूढ़िगत परंपराओं ने घेरा। मैं हूं, मेरे अंदर है ममत्व का विस्तार। समझो मेरे हृदय को, ना करो इसका तिरस्कार। ऊपरी आवरण तो वस्तुओं का देखा जाता है, संबंध तो मन से मन का गढ़ा जाता है। वस्तु नहीं, देवी नहीं, इंसान ही रहने दो मुझे, इंसान ही रहने दो मुझे। बस दीदी बस, हाँ, और अब नहीं सुन पाऊंगी दीदी। आपने जो कष्ट, जो अपमान उठाए हैं, और ना सुन पाऊंगी। लेकिन दीदी एक बात जरूर कहूंगी, जहां आपने काली रात देखी है, वही रोहन जीजू नया सवेरा लेकर आएंगे। जो आपने बताया वह आपके जीवन का एक भाग था, पूरी जिंदगी नहीं। मैं भी इसी आशा में हूं। रोहन जी का पहली बार मेरे बारे में पूछना, मेरे सपनों के बारे में पूछना, उनके उच्च विचार का ही संकेत है। अंजू, चमेली, चलो खाना खा लो। पता नहीं दिन भर फुसुर फुसुर क्या बतियाती है। चमेली की डायरी ने आज मुझे भी भावुक कर दिया, पर हर रात के बाद सवेरा आता है। चमेली का जीवन भी खुशियों से जरूर भरेगा, मगर कमला विमला निवास में सब मंगल हो यह जरूरी नहीं है, क्योंकि यह कमला विमला निवास है जहां सब मंगल है। बस वक्त, हर वक्त मंगल नहीं रहता। धन्यवाद दोस्तों, आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके, लाइक्स करके जरूर बताइएगा। हमारी कहानी को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। अगली कहानी के साथ जल्द से जल्द हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।